हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान व्याधि सीरीज में नेक्स्ट रोग दैट इज द विषम रोग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विषम रोग में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो विषम रोग की व्याख्या के बारे में बात करेंगे, उसके संप्राप्ति घटक, उसके प्रकार, भेदानुसार उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, साध्य साध्यत, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये 5 से 10 मार्क्स के लिए इस पे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस जो विसर्प रोग है उस पे 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब कि एक एसएक्यू भी आ सकता है या फिर एक एलएक्यू भी इस पे आने के चांसेस है। और ये हमारा मस्ट टू नो टॉपिक होने वाला है। ठीक है, मस्ट टू नो टॉपिक से तो इसको अच्छे से आपको जरूर से करके जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विसर्प की व्याख्या के बारे में। तो क्या बोला गया कि सर्वत्र फैलने वाले उत्सेद विरहित शोथ को विसर्प कहते हैं। ठीक है, सर्वत्र फैलने वाले उत्सेद विरहित शोथ को, मतलब कि ऐसा शोथ जिसमें उत्सेद नहीं हो और वो पूरे शरीर में हर जगह फैला हो, इस तरह के शोथ को हम लोग क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। यह आशुकारी गति से तिर्यक, अधो और ऊर्ध्व दिशा में फैलता है। ठीक है, क्या बोला गया है कि ये तीनों दिशा में फैल रहा है। कौन कौन से? ऊर्ध्व दिशा में भी जा रहा है, अधो दिशा में जा रहा है और तिर्यक दिशा में भी जा रहा है। मतलब कि बॉडी में हर जगह क्या हो रहा है, इसका प्रसरण देखने को मिल रहा है। अब आगे बोला गया कि यह शरीर के बाह्य और अभ्यंतर इन दोनों स्थानों में उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब कि सिर्फ ये बाह्य त्वचा पे नहीं, शरीर के अभ्यंतर में भी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ बोला गया कि यह आरक्त वर्णी एवं छोटे तथा बड़े आकार का उत्पन्न होता है। जो विसर्प रोग होता है इसमें बेसिकली रक्त की दुष्टि होती है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो होता है आरक्त वर्ण का होता है। आरक्त वर्ण मतलब कि थोड़ा सा रेडिश कलरेशन का होता है। ठीक है, तो लाल कलर में देखने को मिलेगा, पूरे शरीर पे फैलने वाला रहेगा। अधो और ऊर्ध्व तथा तिर्यक तीनों गति वाला होता है। मतलब तीनों दिशा में फैलते हुए पूरे शरीर में ये क्या होता है, फैलता है। और कैसा शोथ होता है? ये उत्सेद विरहित शोथ देखने को मिलता है। अब बात करेंगे इसके हेतु के बारे में। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो विसर्प रोग है वो क्या है, पूरा पित्त प्रकोपन दैट इज द रक्त दुष्टि के कारण होने वाला है। तो रक्त की दुष्टि किसके कारण होती है? पित्त के कारण, क्योंकि पित्त और रक्त का आश्रय भाव है। तो जो हम हेतु देखेंगे उसमें आपको हेतु में ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा कि ऐसे आहार विहार जिनसे पित्त की दुष्टि होती है वो हमें विसर्प के हेतु में देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया, कटु, लवण, अम्ल रस के तथा उष्ण पदार्थों का अति सेवन करना, दही, अम्लक, मस्तु, सुक्त, सौरिक आदि अम्ल द्रव्यों का सेवन करना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अम्ल द्रव्य आ रहे हैं, यहाँ पे उष्ण द्रव्य आ रहे हैं, अम्ल रसात्मक मतलब कि ऐसे द्रव्य आ रहे हैं जिनके कारण क्या हो रही है, पित्त की दुष्टि हो सकती है, पित्त दोष का प्रकोप हो सकता है। साथ ही साथ बोला गया है कि राग, साडव, हरित शाक, पील, मांस, कुल्थी, लहसुन आदि जो पित्तकर द्रव्य है उनका सेवन करना। फिर उसके अलावा विदाही अन्न पदार्थों का सेवन करना है। और उसके साथ साथ बोला गया है कि कुर्चीर का हो गया, दैट इज जो दही के साथ दूध पकाते हैं तो दधी कुर्च का जो होता है वो अगर खा रहे हैं, या फिर किलाट का सेवन कर रहे हैं। मतलब कि किलाट क्या होता है, जो पनीर होता है उसी को हम लोग एक तरह से किलाट बोल सकते हैं। फिर मंदक हो गया, मतलब कि आधा जमा हुआ दही, मतलब कि जो दही को आपने जोरन तो डाला है लेकिन सही से सुबह जमा ना हो, हल्का पानी जैसा ही रह गया, उसको मंदक कहते हैं। और ये सभी जो दुग्ध पदार्थ है इनके कारण भी पित्त की दुष्टि होती है। इसके अलावा बोला गया कि सूरा, व्यापन्न मद्य मतलब कि सड़ा हुआ मद्य का सेवन करना, संडाकी हो गया, आसुत, इन प्रकार के मद्यों का अगर अति सेवन करे, साथ ही साथ ग्राम या फिर अन्य प्राणियों का मांस भक्षण करना है, तो इन सभी कारणों से यहाँ पे क्या होता है, पित्त का प्रकोप होकर हमें विसर्प रोग देखने को मिलता है। तो विसर्प रोग के हेतु में आपको जितने भी पित्त प्रकोपक कारण याद रहे वो आप सारे लिख सकते हैं वहां पे। आगे बात करेंगे हम विसर्प के प्रकार के बारे में कि विसर्प के कितने प्रकार बताए गए। तो यहाँ पे दोनों आचार्य ने अलग अलग बताया। जो चरक आचार्य है उन्होंने विसर्प के 7 प्रकार बताए, वहीं पे जो सुश्रुत आचार्य है उन्होंने विसर्प के सिर्फ 5 प्रकार बताए। वैसे हम लोग ज्यादातर चरक का ही देखते हैं, चरक चिकित्सा स्थान जो है वो श्रेष्ठ है, इसीलिए हम लोग व्याधि के मामले में चरक की बात करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पे चरक का रेफरेंस नहीं मिलता वहां पे हम लोग सुश्रुत का देखते हैं। तो चरक ने कौन से 7 बताए हैं, इसमें आता है वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, कफ पित्तज और सन्निपातज। ठीक है, तो कितने देखने को मिला? 7 देख रहे हैं। पहले तो 3 सिंगल दोष के कारण, फिर 2, फिर अगले 3 जो है द्वंद्व दोषों के कारण, और 1 सन्निपातज दैट इज तीनों दोषों का एक साथ प्रकोप होने के कारण यहाँ पे 7 प्रकार के विसर्प चरकाचार्य ने बताया। वहीं पे सुश्रुत आचार्य ने पहले 3 दोषों के कारण, फिर 3 दोष के कारण और एक छतज जो है उन्होंने एक अलग प्रकार से बताया कि छतज मतलब कि छत के कारण, किसी तरह का ट्रॉमा के कारण होने वाला विसर्प।
उसके बाद आगे हम देखते हैं कि आश्रय भेद से 3 प्रकार के विसर्प देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे आश्रित है उसके हिसाब से। अगर वो सिर्फ त्वचा में आश्रित है, मतलब बहिर्भाग में आश्रित है, तो बहिर आश्रित विसर्प कहेंगे। उसके बाद जो सिर्फ अंदर है, मतलब कि सिर्फ शरीर के अंदर जो विसर्प हुआ है उसको अंतः आश्रित कहेंगे। और जो दोनों जगह हुआ है, मतलब कि अंदर और बाहर दोनों जगह हुआ, उसको उभय आश्रित विसर्प कहेंगे। जैसे कि हम लोग ने शुरुआत में ही देखा कि विसर्प क्या हो सकता है, अभ्यंतर भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है और बाह्य अभ्यंतर भी हो गया। तो उसी के अनुसार इसके 3 भेद देखने को मिलते हैं। विसर्प की संप्राप्ति की बात करेंगे कि किस तरह से इसका पूरा क्रियाकाल होता है। तो बोला गया कि जो भी हेतु सेवन है उनसे प्रकोपित हुए दोषों से त्वचा, रक्त, मांस और लसिका की दृष्टि होती है। ठीक है, जो हम लोग ने हेतु देखा कि जिन कारणों से क्या हो रहा था, पित्त प्रकोपित हो रहा था, उन प्रकोपित हुए सेवनों से, उनके सेवनों से जो प्रकोपित हुए दोष रहेंगे वो क्या करते हैं, त्वचा, रक्त, मांस और लसिका को दूषित करते हैं। अब रक्त के आश्रय से बाह्यतः, अभ्यंतरतः तथा उभयतः आशुकारी गति से आरक्त वर्ण का उत्सेध रहित शोथ उत्पन्न होता है। हमेशा याद रखने का, उत्सेद वाला है तो उसको हम लोग शोथ कहेंगे, शोथ में ले जाएंगे, लेकिन उत्सेद रहित है तो उसको हम लोग किस में कंसिडर करते हैं, विसर्प रोग में। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जो रक्त है उसके आश्रय से बाह्यता, अभ्यंतरतः और उभयता, क्योंकि रक्त हर जगह पाया जाता है पूरे शरीर में, तो उसी के साथ, क्योंकि यहाँ पे मेन जो है पित्त की दृष्टि है, तो पित्त की दृष्टि के कारण रक्त की दृष्टि हो रही है और ये रक्त पूरे शरीर में फैलकर आशुकारी गति से आरक्त वर्ण का उत्सेद रहित शोथ उत्पन्न करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। अब विसर्प के दोष और दुष्य की बात करेंगे, कौन से दोष इसमें ज्यादा प्रकोपित रहते हैं, कौन से दुष्य की इसमें सम्मिलित देखने को मिलते हैं। तो बोला गया है कि वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष तथा त्वचा, रक्त, लसिका और मांस, ये 4 दोष, इन 7 से विसर्प का सप्त दुष्य संग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो विसर्प में एक क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जा सकता है कि इस विसर्प के सप्त दुष्य संग्रह का नाम बताइए। तो ये मतलब वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष के कारण त्वचा, रक्त, लसिका और मांस, ये 3 दूषित हो रहे थे। ये जो 7 हैं, ये सप्त दुष्य संग्रह बनाते हैं किसका, विसर्प रोग का। वहीं पे बात करेंगे हम संप्राप्ति के बाद, संप्राप्ति चक्र की। तो हम लोग ने क्या किया कि डिफरेंट निदानों का सेवन किया। अब निदानों के सेवन के कारण वात, पित्त, कफ आदि का प्रकोप हुआ, और इसमें भी पित्त जो दृष्टि है वो इस विशेष करके कि जो विसर्प रोग है पित्त की दृष्टि है। लेकिन कोई भी रोग हमारे शरीर में होता है तो एक भी अगर दोष दुष्ट हो रहा है या फिर प्रकोपित हो रहा है तो उसके प्रभाव से दूसरे दोष भी प्रकोपित हो जाते हैं। तो जितने भी व्याधि रहते हैं उसमें तीनों दोषों का सम्मिलित तो रहता है, लेकिन उसमें भी कुछ एक जो दोष रहते हैं वो प्रधान रहते हैं, जैसे कि विसर्प रोग में पित्त दोष प्रधान है। अब ये जो पित्त दोष है और अदर दोष है, उनके दृष्टि के कारण, उनके प्रकोप के कारण क्या होता है, ये जो दोष है वो कहाँ पे जा रहे हैं, त्वचा, मांस, रक्त, लसिका, इनका आश्रय करके इनमें भी दुष्टि उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब इनको भी दूषित कर रहे हैं। अब अगर यही दोष बहिर्मार्गिक दोष मार्गाश्रित हो जा रहे हैं तो त्वचा में स्थान संश्रय कर, और जब त्वचा में स्थान संश्रय करेंगे तो बाह्य विसर्प की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, दोष जब किसमें आश्रित होंगे, त्वचा में आश्रित होंगे, तो बहिर्मार्गिक दोष जो रहेंगे वो त्वचा में आश्रित होकर क्या करेंगे, बाह्य विसर्प की उत्पत्ति करेंगे। वहीं पे अगर उभय आश्रित दोष की बात करें, मतलब जितने भी दोष है वो क्या करेंगे, उभय धातु स्थान संश्रय करेंगे, तो उभय आश्रित विसर्प के रोग की उत्पत्ति करते हैं। और अंतः मार्गिक दोष है, मतलब कि जो दोष अंदर की तरफ जा रहे हैं वो अंतः धातु, मतलब जो शरीर के अंदर वाले धातु उनके साथ स्थान संश्रय करेंगे और यहाँ पे अभ्यंतर विसर्प की उत्पत्ति करते हैं। तो इस तरह से तीनों प्रकार की विसर्प की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। बात करेंगे इसके संप्राप्ति घटक या फिर अंशा अंश संप्राप्ति की। तो इसमें हम लोग ने जैसे देखा कि दोष में क्या है कि वात, पित्त और कफ। अब तीनों में से वात में कौन है, व्यान वायु प्रकोपित हो रहा है। पित्त में हमारे त्वचा में भ्राजक पित्त होता है तो उसकी प्रकोपित देखने को मिलती है, और कफ में क्लेदक कफ का यहाँ पे प्रकोपन होते हुए देखने को मिलता है। दूसरे में बेसिकली यहाँ पे रक्त धातु जो है वो दुष्टि हो रही है। ऑफकोर्स यहाँ पे अग्नि जो रहेगी मंद रहेगी, इसके कारण ये दोष प्रकोपित, क्योंकि अगर अग्नि तीक्ष्ण है, अग्नि तीव्र है, तो ऐसे कंडीशन में दोष कभी भी उत्पन्न होंगे, इन्हें दोषों का उत्क्लेश नहीं होगा। उसके बाद दुष्ट स्रोतस की बात करो तो रक्तवा स्रोतस की दृष्टि हो रही है, स्रोत दृष्टि में संग हो रहा है। ये तीनों दोष कहाँ पे जा रहे हैं, रक्तवा स्रोतस में जाके रक्त के साथ संग करके ये उत्पत्ति कर रहे हैं। ख वैगुण्य में त्वचा में हो रहा है,
है बेसिकली कहाँ पे देखने को मिलता है, बाह्य विसर्प की उत्पत्ति ज्यादा देखने को मिलती है। फिर उद्भव स्थान आमाशय हो सकता है, बाह्य अथवा अभ्यंतर त्वचा में भी इसका अधिष्ठान देखने को मिल सकता है। संचरण स्थान भी इसका त्वचा है, मतलब पूरे शरीर में कहाँ से त्वचा में फैल रही है। उसके अलावा बाह्य एवं अभ्यंतर रोग मार्ग बोला गया है, ठीक है। बाह्य अभ्यंतर क्यों बोला गया है कि एक तो शाखाओं में आ रही है तो इसके लिए बाह्य रोग मार्ग हो गया। अभ्यंतर रोग मार्ग क्योंकि त्वचा के साथ ये क्या कर रहा है, जो भी हमारा महास्रोतस उसमें ये संचरित हो रहा है। उसके बाद व्यक्ति की बात करें तो ये हमारा कौन सा रोग है, ऑफकोर्स विसर्प रोग है। स्वभाव की बात करें तो जैसा हम लोग ने इसके डेफिनेशन में ही देखा कि आशुकारी होता है, मतलब बहुत तेजी से फैलने वाला होता है। और साध्य असाध्य की बात करें तो अगर एक दोषज विसर्प है तो साध्य होता है, सन्निपातज या फिर क्षतज रहेगा तो असाध्य रहेगा, और मर्मगत या फिर द्वंद्वज रहते तो ये कष्ट साध होते हैं, जिसकी साध्य असाध्य तो हम आगे भी देखेंगे। अब आगे हम बात करेंगे इसके पूर्व रूप की। तो पूर्व रूप में बोला गया है कि विसर्प के पूर्व रूपों का वर्णन आयुर्वेद की संहिताओं में प्राप्त नहीं होता, फिर भी ज्वर, दाह तथा त्वचा का अरक्त होना इसके पूर्व रूप को माना जा सकता है, ठीक है। तो क्या बोला है कि इसमें ज्वर हो सकता है, त्वचा में दाह देखने को मिलेगा और त्वचा का आरक्त वर्ण मतलब रेड कलरेशन देखने को मिलेगा, तो इसी को हम लोग पूर्व रूप मान सकते हैं किसका, विसर्प रोग का। यहाँ पे बोला गया कि विसर्प जो रोग है उसके पूर्व रूपों का वर्णन नहीं मिलता, तो क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूडेड था इन द एनसीईआरटी सिलेबस, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद विसर्प के सामान्य लक्षण की अगर हम बात करें तो बोला गया कि सभी अवयव में विस्तृत स्वरूप का उत्सेद रहित आशुकारी शोथ उत्पन्न होना यह विसर्प का सामान्य लक्षण है। मतलब पूरे शरीर में क्या होता है, उत्सेद रहित शोथ उत्पन्न होता है जो कि आशुकारी होता है, मतलब बहुत जल्दी से फैलने वाला होता है। यही हमारा मेन विसर्प का लक्षण देखने को मिलता है। अब हम इसके जो प्रकार देखते हैं उस प्रकार के अनुसार इसके लक्षण की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है वातज विसर्प। तो जो वातज विसर्प है उसमें बोला गया है कि वात ज्वर के समान इसमें पीड़ा होता है, ठीक है। जिस प्रकार वात ज्वर में पीड़ा देखने को मिलती है उसी के समान यहाँ पे विसर्प में दैट इज वातज विसर्प में भी पीड़ा देखने को मिलती है। शोथ में स्फुरण एवं सुई चुभने से पीड़ा होती है, ठीक है। कहीं पे भी वात रहा तो वहां पे सुई चुभने जैसा तोद भेद ये सब देखने को मिलेगा। भेदवत पीड़ा देखने को मिलती है। आयाम होता है अर्थी एवं अर्श होना, ठीक है। उसके अलावा बोला गया है विसर्प युक्त स्थान पीड़िका एवं श्राव का स्याव या फिर अरुण वर्ण होना, मतलब जहां जहां शोथ उत्पन्न हुआ है वहां पे जो पीड़िका रहेगी या फिर अगर उसमें से कोई श्राव निकल रहा है तो वो कैसा रहेगा, स्याव वर्ण का रहेगा या फिर अरुण वर्ण का रहेगा। वहीं पे बोला गया कि भ्रम, दवथु, त्रुटा, उद्वेष्टन, कास, अस्थि संधि भेद और संधि विश्लेषण ये सारे लक्षण वहां पे देखने को मिलेंगे। वेपन, अरोचक, अविपाक, नेत्राकुलता और अश्रुसाव, मतलब कि जो वात के चल गुण है उसके सभी इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अंकों पे चींटियों के चलने की तरह अनुभव होना, मतलब कि पिपलिका संचार जैसे अनुभव होगा, क्योंकि बहुत तेजी से वो चल गति के कारण वातज होने के कारण बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए ऐसे कंडीशन में लगा क्योंकि पूरे शरीर पे क्या हो रहा है, चींटी रेंग रही है। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है, मतलब ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं विद इन द वातज विसर्प। अब बात करेंगे हम पित्तज विसर्प की। तो पित्तज विसर्प में बोला गया है कि ज्वर, ऑफकोर्स पित्तज है तो यहाँ पे पित्त के अनुसार लक्षण देखेंगे, जैसे कि उसमें ज्वर रहेगा, पित्त के कारण पूरे शरीर में शोष होने के कारण यहाँ पे तृष्णा देखने को ज्यादा मिलती है, मूर्छा होगा, मोह होगा, छर्दी देखने को मिलेगी, और रोचक, अंग भेद, स्वेदाधिक, अंतरदाह मतलब पूरे शरीर में दाह रहेगा, प्रलाप ये लक्षण यहाँ पे देखने को मिलता है विद इन द पित्तज विसर्प, ठीक है। प्रलाप को आप वातज विसर्प में मत इंक्लूड कीजिएगा, ये किसमें देखने को मिलता है, पित्तज विसर्प में। इसके अतिरिक्त तो शिरोशूल रहेगा, नेत्र व्याकुलता देखने को मिलेगी सेम एज द वातज विसर्प की तरह, अनिद्रा रहेगी क्योंकि पूरे शरीर में दाह है, उसके बाद अर्थी रहेगी, बेचैनी लगी रहेगी, भ्रम और ये सभी सार्वदेहिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा बोला गया कि शरीर में दाह होने से शीतल हवा सेवन करने की इच्छा उत्पन्न होती है, ठीक है। मतलब कि ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पूरे शरीर में दाह है तो व्यक्ति जो रहेगा, मनुष्य जो रहेगा उसको क्या चाहिए कि ठंडी हवा में रहने का आदि रहेगा। नेत्र, मूत्र, पुरुष आदि में हरित वर्ण उत्पन्न होता है और साथ ही साथ आंखों के सामने हरित वर्ण दृश्य दिखलाई देता है। ये सभी लक्षण हमें पित्तज में देखने को मिलेंगे। वहीं पे बात करेंगे अगर कफज विसर्प की, तो कफज विसर्प में जो स्थानीय त्वचा होती है वो जाड़ी एवं स्निग्ध हो जाती है, ठीक है। अब कफ में क्या होता है कि जड़ता देखने को मिलता है, मतलब वहां पे गुरुता रहता है, तो जो त्वचा रहेगी जहां पे ये विसर्प उत्पन्न हो रहे होंगे वहां की त्वचा मोटी हो जाएगी, स्निग्ध हो जाएगी। साथ ही साथ बोला गया कि गुरु और स्थिर स्वरूप के सीरा जाल यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा बोला गया है कि वहां पे श्वेत और अल्प आरक्त वर्ण का शोथ उत्पन्न होता है, ठीक है। जो हमारा वातज रहता है उसमें कैसा शोथ उत्पन्न होता है, स्याव या फिर अरूढ़ वर्ण का। पित्तज में हमें आरक्त वर्ण का देखने को मिलता है, लेकिन
जो कफज है उसमें श्वेत वर्ण का देखने को मिलेगा या फिर अल्प आरक्त मतलब कि हल्का रेडिश शोथ देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इस शोथ में स्निग्धता, सुप्तता, गौरव और अल्प वेदना ये भी लक्षण देखने को मिलते हैं। यह शोथ देर से पकने वाला और चिरकारी रहने वाला होता है। ठीक है, बहुत लेट तक पकेगा मतलब कि टाइम लगेगा इसका पाचन होने में, और साथ ही साथ लंबे समय तक टिका रहेगा। और पाक होने पर यह कैसा हो जाता है, पिच्छिल तंतुल मतलब कि रेसाएं आ जाती है इसके ऊपर, और स्त्यान एवं स्निग्ध स्राव इसमें से बहने लगता है। ठीक है, चिपचिपा और तंतु वाला मतलब कि रेखाएं आने वाला वहां पे क्या होने लगता है, स्राव देखने को मिलता है इन केस ऑफ द कफज विसर्प। बात करेंगे अगर हम सन्निपातज विसर्प की, तो सन्निपातज विसर्प में बोला गया है कि जो त्रिदोष हैं उनके हेतुओं के सेवन से होता है। ठीक है, सन्निपात त्रिदोषज हेतुओं के सेवन से होता है, और इसमें तीनों दोषों के मिश्रित लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीनों जो दोष बताए गए हैं उनके जो अलग अलग लक्षण बताएंगे उनके मिश्रित लक्षण हमें सन्निपातज विसर्प में देखने को मिल सकता है। वहीं पे अविकातज या फिर छतस विसर्प की हम बात करें तो छतस विसर्प में क्या बोला गया, शस्त्र, लाठी आदि बाह्य कारणों से प्रकोपित हुआ वात दोष पित्त दोष को रक्त सहित दूषित करके छतस विसर्प को उत्पन्न करता है। बेसिकली छतस में क्या होता है कि यहाँ पे कोई तरह से आघात हुआ रहता है, आघात होने के कारण वहां पे वात दोष की दृष्टि होती है। ये वात दोष क्या करता है, पित्त दोष को दूषित करके रक्त को भी दूषित करता और फिर छतस विसर्प को उत्पन्न करता है। अब इस विसर्प में कुल्थी के सदृश काले एवं लाल वर्ण की पीड़िकाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, जो कुल्थी का दाल रहता है उसके समान काले या फिर लाल वर्ण की यहाँ पे पीड़िकाएं देखने को मिल सकती है इन केस ऑफ द छतस विसर्प। और इसमें जो शोथ रहता है, ज्वर है, वेदना और दाह, ये सभी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे विसर्प के उपद्रव की बात करें तो यहाँ पे ज्वर देखने को मिलता है, अतिसार देखने को मिलता है, वमथु रहेगा, त्वक मांस आदरण देखने को मिलेगा, प्लम देखने को मिलेगा, अरोचक, अविपाक, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि ज्वर हो गया, अतिसार हो गया, छर्दी हो गया, त्वचा और मांस का फटना देखने को मिलता है, क्लांति मतलब कि पूरे शरीर में थकावट रहेगा, लैसिट्यूडनेस रहेगी। उसके बाद अरुचि, अविपाक, ये 7 मुख्य लक्षण हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द विसर्प के उपद्रव में। मतलब कि विसर्प हो रहा है तो उसके साथ साथ ये सारे लक्षण पूरे शरीर में हमें देखने को मिलेंगे। वहीं पे बात करेंगे विसर्प के साध्य असाध्य होगी कि कौन सा विसर्प साध्य है कौन सा असाध्य। तो जैसे हम लोग ने उसके अंशांश प्राप्ति में देखा था कि एक दोषज जो विसर्प होता है और जो उपद्रव रहित विसर्प होता है वो सभी क्या होते हैं, साध्य होते हैं। साथ ही साथ जो छतस हो गए, त्रिदोषज हो गए, या फिर मर्म गति प्राप्त विसर्प रह गए, या फिर शिरा स्नायु मांस में जो क्लेद उत्पन्न होने वाले विसर्प हो गए, जो कुनप गंध के विसर्प होते हैं, ये सभी कैसे हो जाते हैं, असाध्य होते हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है, सेवियरिटी देखने को मिलती है, क्रॉनिसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिनके कारण इनकी चिकित्सा सुलभ नहीं हो पाने के कारण ये क्या हो जाते हैं, असाध्य हो जाते हैं। तो एक दोषज जो रहते हैं विसर्प वो कंप्लीटली साध्य है, द्विदोषज जो रहते हैं वो कृच्छ साध्य में माने जा सकते हैं, जो कि उपद्रव भी रहता है। अगर दो दोषज में भी उपद्रव आ गया तो ऐसी कंडीशन में वो भी असाध्य माना जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं टोटल विद इन द विसर्प रोग। तो ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इस पे 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली पूछे जा सकते हैं। कुछ एमसीक्यूज भी आएंगे, तो एमसीक्यूज में आपको बेसिकली इसके टाइप्स पे पूछ सकता है कि सुश्रुत ने कितने प्रकार बताए, दैट इज द 5, और चरक ने कितने बताए, 7। ठीक है, तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द विसर्प रोग अब क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं, साथ ही साथ आगे जो व्याधिश पढ़ाऊंगा उनको और अच्छे से इलेबोरेटली पढ़ा सकूंगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और भी व्याधि से रिलेटेड, साथ ही साथ जो भी बीएमएस फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोफेशनल ईयर रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड जो भी एनसीआईएम या फिर एमएचएस के न्यू अपडेट्स रहते हैं वो आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा।